नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिय संस्कृत कोचिंग क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए बाल विकास के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। इस वीडियो में हम 30 प्रश्नों की चर्चा करेंगे। अंत में आपको बताना है 30 में से आपके कितने सही निकलते हैं। आपको 2 से 3 सेकंड में आंसर बताना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो जितने भी दोस्त हमारे लाइव आ गए, वीडियो को ज़रा अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दें ताकि वो भी लाइव आ जाएँ। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की जो घंटी है उसको भी दबा लें, जिससे हमारे सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। चलिए पहला प्रश्न हम देखते हैं। पहला प्रश्न है जेंडर। पहला प्रश्न है जेंडर का अर्थ क्या होता है। एक आर्थिक अवधारणा, एक जैविक निर्धारक, एक मनोवैज्ञानिक सत्ता, एक सामाजिक संरचना। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जेंडर एक सामाजिक संरचना है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों को सही पहचान करता है। जो नीचे ऑप्शन दिए गए उनमें से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है, यह बताना है आपको। सामाजिक शारीरिक, व्यक्तित्व स्व, शारीरिक संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक, संवेगात्मक बौद्धिक आध्यात्मिक एवं स्व, शारीरिक व्यक्तित्व आध्यात्मिक एवं संवेगात्मक। 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। बी आंसर आपका इसमें सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। बुद्धि के बारे में आपको जो कथन है उनमें से सही बताना है। 4 कथन दिए हुए हैं, इनमें से सही बताना है। बुद्धि बहुआयामी है, इसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल है। एक तो ये हो गया। अगला देखिए, बुद्धि अभिसारी रूप से सोचने की योग्यता है। बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। बुद्धि एक आनुवंशिक विशेषक है जिसमें मानसिक गतिविधियां जैसे स्मरण एवं तर्क शामिल होती है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने। तो इसमें आप जल्दी से कमेंट कीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। बुद्धि बहुआयामी है, इसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में कौन प्राथमिक सामाजिकरण का माध्यम है। निम्नलिखित जो ऑप्शन है इनमें से आपको ये बताना है कि प्राथमिक सामाजिकरण का स्तर कौन सा है। मीडिया, परिवार, विद्यालय, सरकार। इसमें आंसर जो सही होगा आपका वो होगा ऑप्शन बी। आंसर आपका इसमें सही है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि। जीन पियाजे के जो सिद्धांत है उसका प्रमुख प्रस्ताव क्या है, ये बताना है यहाँ पर। बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। बच्चों की सोच वयस्कों से भिन्न होती है। बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है। बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो होगा बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे को विशेषित करता है। बच्चों की सोच निम्नलिखित में से कौन पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों को विशेषित करता है, ये बताना है। विचारों की अनुत्क्रमणीयता, वर्तुल प्रतिक्रिया, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, विलंबित अनुकरण। 4 ऑप्शन आपके सामने। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए,
विचारों की अनुत्क्रमणीयता। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ये बताना है आपको। 4 कथन है, इनमें से कौन सा कथन सही है आपको ये बताना है। चलिए देखते हैं। बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत एवं दंडित करना चाहिए। सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने के लिए सक्षम हैं। बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरणा तथा सीखने के लिए उनकी क्षमता केवल आनुवंशिकता के द्वारा पूर्व निर्धारित है। बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा एवं अधिगम सक्षमता को निर्धारित एवं सीमित करती है। तो आपका इसमें जो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा बी आंसर आपका इसमें सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है ये बताना है आपको। खाली स्लेटों के रूप में, छोटे वयस्कों के रूप में, निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। तो प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को सक्रिय अन्वेषकों के रूप में देखा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम है। तो लेव वाइगोत्स्की जो है वो अधिगम को कैसा मानते हैं। एक अनुबंधित गतिविधि मानते हैं, एक सामाजिक गतिविधि मानते हैं, एक व्यक्तिगत गतिविधि मानते हैं या एक निष्क्रिय गतिविधि मानते हैं। तो लेव वाइगोत्स्की जो हैं वो अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि मानते हैं। ऑप्शन बी आपका इसमें सही रहेगा। ठीक है, चलिए अगला 10वां प्रश्न देखिए, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे क्या करते हैं देखेंगे इसमें। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीके से व्यवहार करना एवं सीखना सिखाया जा सकता है। ज्ञान को सक्रिय, दूसरा देखिए, ज्ञान को सक्रिय, एक मिनट थोड़ा सा बंद कर देते हैं इसको। ठीक है, आपको मैसेज नहीं आएगा। ठीक है, देखिए, ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। ठीक है, तीसरा देखिए, प्रक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं। चौथा देखिए, को उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के सावधानीपूर्ण नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, ज्ञान को सक्रिय रूप से संचारित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। ठीक है, बी आंसर आपका इसमें सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती है, फिर भी चालक विकास का क्रम से तक होता है। कहाँ से कहाँ तक होता है ये बताना है आपको, ऑप्शन से बताना है। देखिए, पहला, परिष्कृत चालक विकास से अपरिष्कृत चालक विकास तक, या शीर्षगामी से अधोगामी तक, या अधोगामी से शीर्षगामी तक, या अपरिष्कृत चालक विकास से परिष्कृत चालक विकास तक। तो आपका इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी आंसर आपका इसमें सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, वे अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती हो उसे क्या कहते हैं। अवधि, वह अवधि वो समय, अवधि का मतलब क्या होता है, समय होता है। वह समय जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं। बाल्यावस्था की समाप्ति, किशोर अवस्था, मध्य बाल्यावस्था, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, किशोरा अवस्था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, एक प्रारंभिक कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है
उसे क्या कहते हैं? एक प्रारंभिक कक्षा कक्षे, उसमें एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है उसे क्या करना चाहिए? उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए, उन्हें अस्वीकार करना चाहिए, उनकी उपेक्षा करनी चाहिए, उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो प्रारंभिक कक्षा कक्षा में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। ऑप्शन ए आपका आंसर इसमें सही होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज की दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए, वो दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि यदि वो ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोहलबर्ग के अनुसार वो बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? ये सब बातें जो बच्चा कर रहा है वो कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार, जिसने जो सिद्धांत दिए कोहलबर्ग ने, उस सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था में आता है? सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, अभिविन्यास, यंत्री उद्देश्य अभिविन्यास, सामाजिक क्रम नियंत्रक अभिविन्यास, दंड एवं आज्ञापालन अभिविन्यास। इसमें आपका जो सही आंसर है वो है दंड एवं आज्ञापालन अभिविन्यास। दंड एवं आज्ञापालन अभिविन्यास। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा 15वां। अगला प्रश्न रहेगा, मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? जो संवाद बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? समस्यात्मक वार्ता, अहम केंद्रित वार्ता, व्यक्तिगत वार्ता, भ्रांत वार्ता। वाइगोत्स्की उसे क्या कहता है? अहम केंद्रित वार्ता। अगला प्रश्न देखिए। खिलौना, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसायों एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है? जेंडर प्रासंगिकता, विकसित जेंडर पहचान, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर सिद्धांत। तो खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसाय एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के स्थान संबंधित करना क्या कहलाता है? जेंडर रूढ़िवादिता कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका इसमें आंसर सही रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। एक शिक्षक को चाहिए कि एक संप्रेषित करे कि वो कक्षा में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है, वो विद्यार्थियों के बीच तुलना को अभी अधिकतम करे, वो विशेष संस्कृतियों समुदाय के बच्चों को बढ़ावा दे, वो विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधता की अनदेखा करें। तो इसमें आपका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? तो निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? मुख्य धारा शिक्षण का, एकीकृत शिक्षा का, समावेशी शिक्षा का, पृथक्करण का। तो संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 समावेशी शिक्षा का की वकालत करता है, समावेशी शिक्षा की वकालत करता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। ये विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो, ये कौन कहता है? तो ये समावेशी शिक्षा कहती है कि ये विचारधारा है कि समावेशी शिक्षा की ये विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? तो यहाँ पर आपको एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है, कौन सी मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? तो अन्वेषण एवं पारस्परिक प्रक्रिया, कंठस्थीकरण एवं स्मरण, पुनरावृत्ति एवं अभ्यास, निर्देश एवं संचालन। तो इसमें अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया है, पुनरावृत्ति एवं अभ्यास है, निर्देश एवं संचालन भी है।
कंठस्थीकरण नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका इसमें बी ही हो जाएगा। ठीक है, ये एक ऐसी प्रक्रिया जो नहीं है, ऑप्शन आपका इसमें बी रहेगा। ठीक है, बी आंसर आपका इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ का के बच्चों को स्तब्ध खास में उनकी प्राथमिकता विशेषताओं के सही मिलान को प्रस्तुत करता है। यहाँ पर आपको ये बताना है कि कौन सा जो का और खा जो भाग दे रखे हैं, का और खा जो भाग दे रखा है, तो ये का भाग यहाँ पर जो प्रतिभाशाली बालक है तो किससे मिलेगा, चारों में से आपको ये बताना रहेगा। ठीक है, तो अच्छे से देख लेना इसको। चलो पहला देखते हैं प्रतिभाशाली। प्रतिभाशाली कौन होता है, आसानी, चलिए थोड़ा सा यहाँ पर आपको कूट और दिखा देते हैं। यहाँ पर कूट दिया हुआ है, उसमें से आपको बताना है। ठीक है, ये तो प्रतिभाशाली कौन होते हैं, प्रतिभाशाली वो होते हैं जो शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता रखते हैं। ठीक है, डी आएगा इसमें प्रतिभा। और अधिगम आसक्तता, तो इसमें आपका आएगा ए। ठीक है, अधिगम आसक्तता, धारा प्रवाह पढ़ने में कमी है। ठीक है, इसमें आ जाएगा। जिसके बाद में सृजनात्मकता, सृजनात्मकता तो इसमें आएगा आपका मूल समाधानों के बारे में सोच सकता है। ठीक है, इसमें ये भी आएगा। लास्ट वाला अवधान कमी, अति सक्रियता, व्यतिक्रम, इसमें जो आएगा जो बच रहा है आसानी से विचलित होने की आदत। ठीक है, ये सी। तो आपका जो कूट दे रखा है सी वाला कूट आपका सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं व बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है। वे पाठ्यपुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं। वे श्यामपट्ट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं। कब सीखते हैं, तो बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। इसमें हम 30 प्रश्न कंप्लीट करेंगे। ठीक है, यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। और जितने भी दोस्त हमारे लाइव देख रहे हैं, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को भी दबा लें, जिससे आपको हमारे सारे वीडियो मिलते रहेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने से रोकना चाहिए, पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए और पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। चार ऑप्शन आपके सामने है, तो आपके इसमें जो बिल्कुल सही आंसर होगा वो होगा बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम है। संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम है अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया, एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया, एक निष्क्रिय एवं व्यक्तिपरक प्रक्रिया, जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया। तो संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम है अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया। इसमें नहीं, इसमें आपका बी होगा आंसर। ठीक है, बी आंसर आपका इसमें सही, ए नहीं होगा इसमें, बी आंसर आपका इसमें सही होगा। एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया। संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम कैसी प्रक्रिया है, एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। ए आंसर आपका गलत होगा, बी आंसर आपका इसमें सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते हैं, सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं, निश्चित हो जाते हैं कि तथा सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं,
का उत्साह भंग हो जाता है तथा वे दबाव में आ जाते हैं। तो इसमें आपका जो बिल्कुल सही आंसर होगा वो होगा, जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित होते हैं। ऑप्शन बी आंसर आपका इसमें सही है। अगला प्रश्न देखिए, बच्चों की गलतियाँ। अब बच्चों की गलतियों से क्या होता है ये बताना है इस क्वेश्चन में आपको। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है, प्रदर्शित करती है कि बच्चे कितने लापरवाह हैं, बार बार अभ्यास करने के लिए कह कर तुरंत सुधार देनी चाहिए, अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। तो आपका इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है, बच्चों की गलतियाँ। चलिए अगला प्रश्न देखिए, मूल्यांकन को। अब मूल्यांकन को यहाँ पर क्या करना है देखते हैं, आगे ऑप्शन पढ़ते हैं हम। मूल्यांकन को वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए, एक अलग गतिविधि के रूप में होना चाहिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए। तो जितने भी हमारे दोस्त देख रहे हैं लाइव तो कमेंट कीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी से बताएं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन सी आपका इसमें सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है। नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है आपको ये बताना है। आनुवंशिकता, क्वेश्चन पढ़ते हैं। जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। आनुवंशिकता एवं पर्यावरण संबंधित नहीं है, संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है, संज्ञान एवं संवेग संबंधित नहीं है, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण अलग नहीं है। तो आपके इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा, इसमें आपका जो सही आंसर है वो है ए आंसर आपका इसमें सही होगा, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण संबंधित नहीं है, ठीक है, ए आंसर आपका इसमें सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न देखिए, एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकती है। कोई भी टीचर है वो बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकती है। बच्चों को समस्या के बारे में सहज अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करें। पाठ्यपुस्तक के सभी प्रश्नों के व्यवस्थित तरीके से समाधान लिखकर पाठ्यपुस्तक में से एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के अभ्यास के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में अवसर प्रदान करके पाठ्यपुस्तक में दी गई सूचनाओं के कंठस्थ करने पर बल देकर। चार ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। सॉरी दोस्तों, जो हमने अभी प्रश्न पढ़ा था 28वां, उसमें जो हमने आंसर किया था आनुवंशिकता एवं पर्यावरण संबंधित नहीं है, ठीक है, ये आंसर इसमें नहीं आएगा। इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है। संज्ञान एवं जो संवेग होते हैं वो अलग अलग नहीं होते हैं, थोड़ी सा मिस हो गया था ये। तो इसमें आपका जो बी आंसर सही होगा, संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है। अब देखते हैं अगला प्रश्न हम, ठीक है, ये प्रश्न हम पढ़ चुके थे।
एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकती है। तो इसके जो ऑप्शन थे हमने देख लिए थे, तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए आंसर आपका इसमें सही होगा। बच्चों को समस्या के बारे में सहज अनुभूत अनुमान लगाने एवं बहु विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और लास्ट प्रश्न में, वे विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वफल व प्रयास शामिल है, निम्न में से किसका उदाहरण है। परंपरा विधि का, अंतर्व्यक्ति विधि का, निगमनात्मक विधि का, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी आंसर आपका इसमें सही है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने 30 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। तो जितने भी हमारे दोस्त अभी लाइव देख रहे हैं, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला वीडियो हम आपके लिए बहुत जल्द लेकर आएंगे। जय हिंद, जय भारत।